हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है और मैं हरिओम सिंह। जैसा कि हमारा 10th क्लास का जो टॉपिक था विशेषण टॉपिक चला था, विशेषण टॉपिक। इस विशेषण टॉपिक के अंतर्गत मैं विशेषण की आपको अब तक की क्लास में विशेषण की परिभाषा, विशेषण के प्रकारों के अंतर्गत उनके विभिन्न प्रकार के उदाहरण आदि का मैं अध्ययन करा चुका हूँ, बता चुका हूँ आपको। अब विशेषण के प्रकारों को थोड़ा सा टॉपिक को अगर मैं डिस्क्राइब कर दूं, थोड़ा सा बता दूं और थोड़ा सा एक रिवाइज करवा दूं मैं विशेषण, क्योंकि आज हमारा जो लेक्चर है ये अंतिम लेक्चर है, 8वां लेक्चर है विशेषण टॉपिक के अंतर्गत। और विशेषण जो टॉपिक है हमारा, उसमें जो अंतिम जो अपना लेक्चर है 8वां, उसमें मैं विशेषण की अवस्थाएं, जो विशेषण की अवस्थाएं क्या होती हैं, उन विशेषण की अवस्थाओं से संबंधित आपको एक टॉपिक कराऊंगा। इससे पहले मैं जो विशेषण टॉपिक जो है उसको थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने उसमें कराया क्या था, उसके प्रकारों के अंतर्गत क्या क्या बता दिया गया है, इनका थोड़ा सा जो बेस है उस बेस को मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। तो विशेषण के अंतर्गत हमने पहले जो 3-4 चीज़ें पढ़ी थी, वो 3-4 चीज़ें थी। हमने पहले पढ़ा था विशेषण, विशेषण के बाद हमने टॉपिक पढ़ा था एक प्रविशेषण, प्रविशेषण के अंतर्गत हमने पढ़ा था विशेष्य। ये कुछ चीज़ें पढ़ी थी हमने। तो विशेषण आप जानते हो, विशेषण के बारे में पूरा डिस्क्राइब करा चुका था कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बताने वाले जो शब्द होते हैं हमारे, अर्थात संज्ञा और सर्वनाम, किसकी? संज्ञा और सर्वनाम, अर्थात संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले हमारे जो शब्द होते हैं, वो शब्द हमारे विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब संज्ञा की और सर्वनाम की, संज्ञा और सर्वनाम, उस संज्ञा और सर्वनाम को यहाँ क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है। अर्थात विशेष्य का हम आशय लेकर चलते हैं, वो किससे लेकर चलते हैं? संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम से हम विशेष्य का आशय लेकर चलते हैं। तो दूसरा जो था वो प्रविशेषण। प्रविशेषण, अगर मैं यहाँ से इस प्र शब्द को हटा दूँ, क्या शब्द रह गया है? विशेषण। और इस शब्द में और इस शब्द में कोई अंतर ही नहीं, सेम है दोनों। ये भी विशेषण लिखा हुआ है, ये भी विशेषण लिखा हुआ है। एकमात्र एक अक्षर, कौन सा? प्र, एक अक्षर जोड़ने के बाद ही इन दोनों का रूप क्या हो जाता है? बदल जाता है। वहीं विशेषण को क्या कहा जाता है? संज्ञा और सर्वनाम, नाउन एंड प्रोनाउन, इन दोनों की विशेषता बताने वाला शब्द तो क्या हो गया? विशेषण। अगर डामे से मैं इसको हटाकर ता जोड़ दूं, क्या हो गया? ये विशेषता। किसकी विशेषता? संज्ञा की और सर्वनाम की विशेषता। वही प्रविशेष, प्र माने पहले, अर्थात जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं हमारे? वो शब्द हमारे प्रविशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण। प्र माने पहले। और ये जो प्रविशेषण जो शब्द आते हैं, ज्यादातर जो विशेषण शब्द है उससे पहले आते हैं। जैसे कि मैं देखूं, राधा बहुत अच्छा गाना गाती है। अब राधा क्या गाती है? गाना गाती है। अब कैसा गाती है? अच्छा गाना गाती है। कैसा गाना गाती है? अच्छा गाना गाती है। तो अच्छा क्या हो गया? विशेषण। अच्छा क्या हो गया यहाँ पे? विशेषण। ठीक है ना? क्योंकि गाना गाने की क्या विशेषता निकल करके आ रही है यहाँ पर निकल के आ रही है कि राधा गाना गाती है। गाना कैसा गाती है? गाना गाती है। वो कैसा? अच्छा गाना गाती है। अच्छा क्या हो गई? विशेषता। क्या हो गई? विशेषता। अर्थात संज्ञा और सर्वनाम की क्या बता रही है? विशेषता। गाने की क्या विशेषता? वो अच्छा है। लेकिन इस अच्छा शब्द की भी विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा हो गया? बहुत। क्या अच्छा गाना तो गाती है, लेकिन कितना अच्छा? बहुत अच्छा, कम अच्छा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो इस अच्छा शब्द की भी विशेषता ये बता रहा है, कौन सा? बहुत शब्द, कि राधा बहुत अच्छा गाना गाती है। तो यहाँ ये बहुत शब्द है, ये बहुत शब्द हमारा प्रविशेषण के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? प्रविशेषण के अंतर्गत आता है। राधा बुरा गाना गाती है, तो बुरा क्या हो गया? बुरा क्या हो गया? ठीक है, राधा बहुत बुरा गाना गाती है। तो इस तरह से ये क्या होता है हमारा? विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो विशेषण। प्रविशेषण, अर्थात विशेषण की भी विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं हमारे प्रविशेषण।
और विशेष से जिसकी विशेषता बताई जाती है, अर्थात संज्ञा अर्थात सर्वनाम इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये चीज़ें जो थी वो सामान्य चीज़ें थी, मैं पहले आपको क्लियर करा चुका था इनमें सामान्य में। उसके बाद में मैं जो विभिन्न प्रकार के उदाहरण इसमें क्लियर कराए थे आपको, जो उदाहरण बताए थे उन उदाहरणों के अंतर्गत मैंने इसमें आपको जो प्रकार बताए थे वो प्रकार भी मैंने सगुण सपरिवार, कौन से सूत्र के आधार पर, सगुण सपरिवार, इस सूत्र के आधार पर इसके प्रकार बताए थे मैंने आपको, जिसमें कि सा से क्या हो गया था, संख्यावाचक विशेषण पहला आपका, दूसरे से क्या हो गया था आपका, गुणवाचक विशेषण हो गया था इसका, और फिर सा से कौन सा हो गया था, संकेत या सार्वनामिक विशेषण, परि से परिमाणवाचक विशेषण हो गया था आपका, और वार से व्यक्तिवाचक विशेषण, ये विशेषण हो गए थे। संख्यावाचक विशेषण में संख्या आएगी, अर्थात जिनको गिना जा सके, संख्या संबंधी जो संज्ञा सर्वनाम जो विशेष्य आएगा वो संज्ञा से संबंधित आएगा। इसमें भी निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या संबंधित बता दिया था आपको और उसके बाद में जो दूसरा बताया था परमाणुवाचक विशेषण में, उस परमाणुवाचक विशेषण में आपको बताया था कि इसमें जो चीज़ें आती हैं वो नाप तोल और मात्रा, नाप तोल मात्रा संबंधित चीज़ें आती हैं, और उसमें भी निश्चित और अनिश्चित होता है। उसके बाद गुणवाचक विशेषण जितनी अवस्थाएं हैं, स्थिति है, रंग है, रूप है, आकृति है, प्रकार है, उसके आधार पर गुणवाचक विशेषण करा दिया गया था आपको। संकेत और सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आपको बता दिया कि संज्ञा से पहले संज्ञा की तरफ इंगित करने वाले जो शब्द होते हैं जो सर्वनाम के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, वो शब्द आपके किसमें, संकेत या सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे यह कार मेरी है, यह कार, तो कार क्या हो गया, संज्ञा, कार से पहले शब्द क्या है, यह शब्द आया है, तो यह शब्द एक सर्वनाम शब्द है इसलिए उसको सार्वनामिक बोलते हैं, और ये संकेत कर रहा है कार की तरफ इसलिए उसको संकेत वाचक और विशेषण कहा जाता है। व्यक्तिवाचक विशेषण मैंने बता दिया कि ये व्यक्तिवाचक विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो इस प्रकार से आपका इसमें मैंने यहाँ तक कराने के बाद में जो एक टॉपिक इसमें छोटा सा रह जाता वो होती है विशेषण की अवस्थाएं। उन विशेषण की अवस्थाओं के अंतर्गत अगर देखा जाए तो हमारी विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। क्या मानी जाती हैं कि हमारी अगर विशेषण की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे तो विशेषण की हमारी अवस्थाएं जो मानी जाती है 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। अब उन 3 अवस्थाओं के अंतर्गत अगर हम देखेंगे कौन कौन सी अवस्था होती है, पहली होती है मूलावस्था, अर्थात मूल अवस्था जो प्राथमिक अवस्था होती है, पहली अवस्था होती है विशेषण की, शुरुआती जो अवस्था होती है विशेषण की, क्योंकि विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो पहली विशेषता होती है, ठीक है, तो वो कहलाती है हमारी मूलावस्था, मूल प्लस अवस्था मूलावस्था। दूसरी है हमारी उत्तमावस्था। कौन सी हमारी अवस्था, उत्तमावस्था। तो उत्तमा अवस्था जो है अपनी उत्तमा अर्थात उत्तरावस्था, और तीसरी है हमारी उत्तमावस्था। कौन सी, उत्तमावस्था। पहली मूलावस्था, दूसरी है हमारी उत्तरावस्था और तीसरी है उत्तमावस्था। अब ये 3 प्रकार की जो अवस्थाएं होती हैं ये विशेषण के अंतर्गत होती हैं, विशेषण में होती हैं, और इन अवस्थाओं के अंतर्गत अगर हम परिभाषा की बात करें तो देखें जो मूलावस्था होती है हमारी, कौन सी अवस्था, मूला जो अवस्था होती है हमारी, जो मूल अवस्था होती है उस मूल अवस्था में, इस अवस्था में सामान्य विशेषण शब्द आता है। कुल मिला के बात अगर हम सामान्य रूप से बात करें कि जो विशेषण होता है हमारा विशेषण, वो विशेषण का जो सामान्य शब्द होता है वो सामान्य शब्द हमारा इसके अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत, मूलावस्था के अंतर्गत आता है, जो सामान्य अर्थ है विशेषण का, ठीक है ना। तो इस अवस्था में, कौन सी अवस्था, मूल अवस्था में, इस अवस्था में सामान्य विशेषण शब्द आता है जो अपने मूल रूप में ही रहता है, अर्थात जो सामान्य रूप से विशेषण शब्द है वो विशेषण शब्द ही सामान्य रूप से इसके अंतर्गत आता है। वो अपने जैसे रूप में आया है वैसे की वैसे ही रूप में प्रयोग किया जाता है। यह जो अवस्था होती है हमारी, यह मूलावस्था कहलाती है। अगर इसके उदाहरणों की बात करूं मैं तो उदाहरण देखेंगे कि जैसे मोहन, होशियार,
विद्यार्थी है। मोहन होशियार विद्यार्थी है। तो यह जो होशियार शब्द है सामान्य रूप से आया है, विशेषता बता रहा है किसकी, मोहन की। तो ये सामान्य रूप में आया है, इसमें कोई भी मतलब नहीं है, मूल अर्थ है। ठीक है, ऐसे एक और देखें कि कविता बढ़िया कविता पढ़ती है, कविता बढ़िया कविता पढ़ती है। एक और देखें, सुरेश अच्छा व्यक्ति है। तो यहाँ होशियार, यहाँ बढ़िया, यहाँ अच्छा, ये जो शब्द आए हुए हैं ये क्या हो गई, ये तो तुम्हारे सीन रखते रहो, क्या हो गए, कर्ता हो गए। क्या हो गए, कर्ता हो गए। कर्ता के रूप में देखेंगे तो आप ये संज्ञा या किसके रूप में प्रयोग किए जाते हैं, सर्वनाम के। इनको भी हम क्या बोल देते हैं, इनको बोल देते हैं हम विशेष्य। क्या बोल देते हैं, विशेष्य बोल देते हैं इसको हम। तो यहाँ जो सामान्य अर्थ में जो परिभाषा आई हुई है, जो सामान्य रूप में जो परिभाषा आई हुई है, जो डेफिनेशन आई हुई है, वो आई है कि जो अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ होशियार शब्द है, बढ़िया शब्द है और अच्छा शब्द है, ये जिस मूल रूप में है उसी मूल रूप के अंतर्गत किसमें, मूलावस्था के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। इनमें कोई भी और किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमारी जो ये पहली जो अवस्था है वह अवस्था कौन सी है, मूल अवस्था है। और भी इसमें उदाहरण देख सकते हैं आप, जैसे कि मोहन निकृष्ट व्यक्ति है, तो निष्कृष्ट शब्द आ गया। कहने का आशय है इसका एकमात्र यही होता है कि जो विशेषण आता है वह विशेषण अपने सामान्य अर्थ में आता है, अपने मूल अर्थ में आता है, अपने प्रारंभिक अर्थ में आता है। तो ये जो विशेषण होता है आपका, ये विशेषण आपको कौन सा विशेषण के अंतर्गत आता है, मूलावस्था के अंतर्गत आता है। इसके बाद में अगर हम दूसरी बात करें, उत्तरावस्था, विशेषण की दूसरी अवस्था के अंतर्गत अगर हम बात करें तो दूसरी अवस्था के अंतर्गत जो स्थिति बनती है वो बनती है उत्तरावस्था की। कौन सी, उत्तरावस्था। तो देखें इसमें दो पदार्थों में तुलना, दो पदार्थ में तुलना करके एक पदार्थ को श्रेष्ठ अथवा हीन बताया जाता है। क्या बताया जाता है, श्रेष्ठ या हीन बताया जाता है। अर्थात जो इसमें किसी की तुलना नहीं की गई है, ध्यान रखना, मूलावस्था के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई तुलना नहीं की जाती है। अर्थात जो इसमें विशेषण शब्द आता है वो अपनी मूल अवस्था में होता है, किसी से कोई तुलना नहीं होती है। लेकिन उत्तरावस्था के अंतर्गत जो दो पदार्थ आते हैं उन दो पदार्थों में क्या की जाती है, तुलना। और तुलना करने के बाद में एक पदार्थ को क्या बताते हैं, अच्छा बताया जाता है, और दूसरे पदार्थ को क्या बताते हैं, हीन या कम बताया जाता है। अर्थात एक पदार्थ को अच्छा, एक पदार्थ को बुरा, एक पदार्थ को श्रेष्ठ, एक पदार्थ को हीन। इस तरह से जो स्थिति बनती है वो स्थिति कैसे बनती है, हमारी उत्तरावस्था के अंतर्गत बनती है। तो उत्तरावस्था किसे कहते हैं, इसमें दो पदार्थों में, दो वस्तुओं में तुलना करके एक पदार्थ को या एक वस्तु को श्रेष्ठ और दूसरी वस्तु या पदार्थ को क्या बताया जाता है, कम बताया जाता है। ऐसी अवस्था जो हमारी होती है वह हमारी अवस्था किसके अंतर्गत आती है, उत्तरावस्था के अंतर्गत आती है। तो इसके अगर उदाहरण देखें हम तो देखें, विश्राम परशुराम से ज्यादा सुंदर है। बड़ा अच्छा उदाहरण है ये, विश्राम परशुराम से ज़्यादा सुंदर है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो सुंदर शब्द है, कैसा सुंदर है, ज़्यादा सुंदर है। सुंदर तो है लेकिन कितना सुंदर है, ज़्यादा सुंदर। अर्थात सुंदर की विशेषता बता रहा है, ज़्यादा सुंदर है, कम सुंदर है, अच्छा सुंदर है, बुरा सुंदर है, जो भी है। लेकिन विश्राम और एक परशुराम, अब इन दो व्यक्तियों के अंतर्गत क्या की गई है यहाँ पर, तुलना।
और तुलना के माध्यम से एक को कम बताया गया है और एक को क्या बताया गया है, श्रेष्ठ बताया गया है कि विश्राम परशुराम से ज्यादा सुंदर है। अर्थात जो विश्राम जो है वो किससे सुंदर है, परशुराम से। तो इन दोनों के मध्य में क्या की गई है, यहां पर तुलना, और तुलना के माध्यम से किसको, परशुराम को क्या दर्शाया गया है, कम, और विश्राम को क्या दर्शाया गया है, श्रेष्ठ। तो इस प्रकार से जो हमारे जो पदार्थ होते हैं, वस्तु होती है, व्यक्ति होती है, उनमें क्या दर्शाया जाता है, उन दोनों में एक को श्रेष्ठ और एक को क्या दर्शाया जाता है, कम दर्शाया, अर्थात उनमें क्या की जाती है, तुलना की जाती है। और तुलना के माध्यम से एक को कम, एक को ज्यादा, एक को श्रेष्ठ, एक को हीन दर्शाया जाता है। अगर और उदाहरण से देखें तो शेर चीते से ज्यादा भयंकर है, अर्थात शेर जो है किससे ज्यादा भयंकर है, चीते से। तो यहां की क्या आ रही है, तुलना, भयंकर क्या हो गया, विशेषण, और कितना भयंकर, बहुत ज्यादा भयंकर है। तो शेर की और क्या की गई है, चीते की क्या की गई है आपस में, तुलना, और तुलना के माध्यम से एक को क्या दर्शाया गया है, कम, और एक को क्या दर्शाया गया है, ज्यादा, और ज्यादा क्या है, भयंकर, और ये क्या है, कम भयंकर। ठीक है, तो इस प्रकार से दो व्यक्तियों में, दो पदार्थों में, दो वस्तुओं में एक दूसरे से तुलना की जाती है। वो तुलना कहाँ दर्शाई जाती है, इसमें दर्शाई जाती है उत्तरावस्था में। मूलावस्था में विशेषण मूल रूप में आता है, प्रारंभिक रूप में आता है, कोई तुलना नहीं की जाती है। लेकिन जैसे ही उत्तरावस्था पहुंचते हैं, उत्तरावस्था में दो वस्तुओं में, दो पदार्थों में, दो व्यक्तियों के अंतर्गत क्या दर्शाई जाती है, तुलना की जाती है। और तुलना के माध्यम से एक को क्या श्रेष्ठ और दूसरे को क्या दर्शाया जाता है, हीन या कम दर्शाया जाता है। ठीक है, अगर हम तीसरे की बात करें, उत्तमावस्था, तीसरे की बात करें किसकी, उत्तमावस्था की अगर हम बात करें तो उत्तमावस्था में क्या होता है, इसमें सभी में से एक को श्रेष्ठ अथवा हीन बताने वाले विशेष शब्द आते हैं। सभी में से, अर्थात इसमें तो दो में तुलना की गई है, किसमें, दो में तुलना की गई है, और इसमें किस में भी तुलना नहीं की गई है, सिंपल आता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जितने भी तुलना की गई है उन सभी में जो सर्वश्रेष्ठ है उस सर्वश्रेष्ठ को दर्शाया जाता है। अर्थात इसमें सभी में से एक को श्रेष्ठ अथवा हीन बताने वाले विशेषण शब्द आए। अर्थात सभी में से मिलकर के जो या तो सर्वश्रेष्ठ होता है या फिर सबसे हीन होता है, वो किस में आता है तुम्हारा, ये आता है उत्तमावस्था के अंतर्गत। कौन सा, उत्तमा। अगर इसके उदाहरण की मैं बात करूं, उदाहरण से आप समझने की कोशिश करोगे तो उदाहरण से देखेंगे, मुकेश घर में सबसे समझदार है, सबसे समझदार है। अब देखें, यह जो मुकेश आया है, मुकेश घर में सबसे समझदार है, अर्थात घर में जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों में मिलाकर के मुकेश क्या है, सबसे ज्यादा समझदार है। अर्थात सभी में से एक मुकेश ही है कि पूरे घर में जो सबसे समझदार है वो आता उत्तमावस्था के अंतर्गत। अर्थात सभी में जो सर्वश्रेष्ठ होता है, अगर तुलना की जाए तो तुलना यहां जाएगी, ठीक है ना, और सभी में श्रेष्ठ बताया जाए तो वो उत्तमावस्था के अंतर्गत आता है। एक और देखें, राकेश कक्षा में सबसे शरारती विद्यार्थी है। तो देखें, यार राकेश जो है, ये जितनी भी पूरी क्लास बैठी हुई है उस पूरी क्लास में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंटों में सबसे क्या है, वो शरारती बच्चा है। तो सभी में से जो एक सर्वश्रेष्ठ माना गया है वो किस में आएगा, उत्तमावस्था के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से आपकी जो विशेषण की अवस्थाएं होती हैं उनमें मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था होती है। मूलावस्था में मूल अवस्था आती है, प्रारंभिक अवस्था आती है, विशेषण अपने मूल रूप में आता है, मूल रूप में ही प्रयोग किया जाता है। जो उत्तरावस्था होती है उस उत्तरावस्था में दो वस्तुओं में, दो पदार्थों में, दो व्यक्तियों के मध्य तुलना की जाती है। तुलना के माध्यम से एक को श्रेष्ठ, एक को कम, एक को ज्यादा, एक को कम या हीन दर्शाया जाता है। तथा उत्तमावस्था के अंतर्गत जो सभी होते हैं उन सभी में से किसी एक को सर्वश्रेष्ठ या किसी को कम दर्शाया जाता है। इस प्रकार से आपका जो ये प्रकार है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, ये तीनों प्रकार आप क्लियर हो जाते हैं। यहाँ तक आप अपनी
नोटबुक में इसको नोट कर लें, इससे आगे मैं अभी और कराता हूं आपको। अगर विशेषणों के अंतर्गत ही अगर हम उनकी अवस्थाओं के बाद में देखें कि हमने जो पढ़ी है मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, इसके बाद में अगर हम देखें कि कभी कभी विशेषण के तीनों अवस्थाओं में जो एकल शब्द होता है, कौन सा शब्द, जो एक शब्द होता है, मूल शब्द मानते हैं जिसको, के द्वारा अवस्थाएं दर्शाई जाती हैं। कौन सी अवस्था दर्शाई जाती है? मूलावस्था दर्शाई जाती है, उत्तरावस्था दर्शाई जाती है और उत्तमावस्था दर्शाई जाती है। ठीक है ना। वहां पर अगर जो मूल अवस्था है, उस मूल अवस्था में कौन सा प्रत्यय? तर प्रत्यय। या तो तर प्रत्यय लगा करके और तम प्रत्यय लगा करके पीछे जुड़ करके अपनी स्थिति सुनिश्चित करती हैं। कहने का आशय यह है, जो विशेषण की जो मूलावस्था होती है, उस विशेषण की मूलावस्था के पीछे या मूल शब्दों के पीछे तर प्रत्यय लगा करके हम उत्तरावस्था बना सकते हैं और तम प्रत्यय लगा करके उत्तमावस्था बनाई जाती है, जो कि सामान्य रूप से पेपर में पूछा जाता है। कोई एक शब्द दे दिया जाता है, गुरु शब्द है, उस गुरु शब्द का उत्तरावस्था क्या होती है? तर लगा दो, गुरुतर, और उत्तमावस्था पूछी जाए तम लगा दो, गुरुत्तम। तो इस प्रकार से वहाँ शब्द बनाए जाते हैं। तो हम अगर कुछ शब्दों को देखेंगे तो ये मूलावस्था के शब्द, उत्तरावस्था के शब्द और उत्तमावस्था के शब्द। मूलावस्था का शब्द सुंदर, क्या है? सुंदर। अगर इसका उत्तरावस्था बनाओगे आप तो कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा? तर प्रत्यय। कौन सा? तर। तो क्या बन जाएगा? सुंदर तर। और ये क्या हो जाएगा? सुंदरतम। अर्थात ये तो मूल है कि राम सुंदर है, कोई दिक्कत नहीं, सामान्य मूल अर्थ। राम श्याम से सुंदरतर है, अर्थात तुलना करना। और राम सबसे सुंदर है, अर्थात सुंदरतम। अर्थात तम प्रत्यय लगाकर उत्तमावस्था, तर प्रत्यय लगा के उत्तरावस्था, और मूल शब्द रहता ही है। उसी प्रकार से बृहद शब्द जो है, बृहद शब्द में अगर तर प्रत्यय लगा देंगे तो बृहतर, दो में तुलना करने वाला, और तम प्रत्यय लगा देंगे तो बृहत्तम, अर्थात सब में सर्वश्रेष्ठ। उसी प्रकार से श्रेष्ठ शब्द जो है मूल शब्द है, मूल विशेषण शब्द है। तर प्रत्यय लगा करके उसका उत्तरावस्था स्थिति बनाई जा सकती है और तम प्रत्यय लगा करके उसकी उत्तम अवस्था स्थिति बनाई जाती है। इसी प्रकार से कई शब्द ऐसे होते हैं जिसमें कि उत्तरावस्था, उत्तमावस्था और उत्तमावस्था तीनों प्रकार की अवस्थाएं बनाई जाती हैं। लघु शब्द है, मधुर शब्द है, गुरु शब्द है। लघुत्तर तर प्रत्यय, तर प्रत्यय, तर प्रत्यय, तम प्रत्यय, तम प्रत्यय, तम प्रत्यय। इस प्रकार से आपके विशेषण के अंतर्गत उत्तरावस्था, मूलावस्था, उत्तमावस्था क्लियर हो जाती है। आप यहाँ तक अपने इस टॉपिक को राइट कर लें और अगली जो क्लास होगी उसमें नया टॉपिक स्टार्ट होगा आपका। यहाँ तक आपका विशेषण टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो सभी के लिए धन्यवाद। यहाँ तक ये टॉपिक क्लियर हो जाता है आपका। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।